Assalamualaikum. We're going to discuss about a topic episiotomy in the chapter number 13 of your book Obstetrics 10 Teachers Operative Delivery. एपिजियोटमी की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है कि इट इज़ अ सर्जिकल इंसिजन ऑफ द पेरिनियम परफॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू इनलार्ज द वल्वल आउटलेट एंड असिस्ट द विजाइनल बर्थ। सबसे पहले तो इट इज़ अ सर्जिकल इंसिजन, मतलब इसमें क्या हम करेंगे, इंसिजन देंगे लाइक दिस, इंसिजन देंगे और कहाँ पर देंगे, पेरिनियम पे देंगे। पेरिनियम के ऊपर जो है ये हम सर्जिकल इंसिजन देते हैं। और कब देते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है बेबी का हेड जो है उसमें क्राउनिंग होना शुरू हो गया है। सो दिस इज़ एक्चुअली द स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जब क्राउनिंग होगी हेड की तो तब करेंगे। क्यों करेंगे, टू इनलार्ज द वल्वल आउटलेट, कि जो वल्वा का आउटलेट है जिसमें से बेबी ने बाहर आना है, उसका आउटलेट जो है उसको बड़ा कर दिया जाए और विजाइनली बर्थ जो है वो इजी हो जाए बेबी के लिए। ये जो है क्यों परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले तो कि वल्वल आउटलेट को बढ़ाया जाए, इनलार्ज किया जाए। क्योंकि अगर हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे और बेबी ऐसे ही बाहर आएगा तो बिकॉज़ इतनी स्पेस नहीं होती ना बेबी के हेड के लिए, ख़ास तौर पे जो प्राइमरीज़ होती हैं उनमें तो बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी होती है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग बर्थ बहुत ज़्यादा पेरिनियल टीयर्स आ जाते हैं। अगर ये नॉर्मल इस तरह से हम पैदा होने देना तो पेरिनियल टीयर्स आएंगे और इससे ज़्यादा मसला होगा। ये जो हम खुद इंसिजन दे रहे हैं, दिस इज़ जस्ट प्रेफरेबल टू द टीयरिंग। और फिर जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा आगे से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। तो पेरिनियल टीयर्स लेने से अच्छा है कि आप जो है वो एपिजियोटमी परफॉर्म कर दें। एपिजियोटमी जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एज यू कैन सी हेयर। ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली द मिड लाइन इंसिजन एंड दिस वन इज़ द मीडियोलेटरल, सेकेंड वन इज़ द मीडियोलेटरल। अब मिड लाइन जो इंसिजन होती है, ये वाली जो होती है ये ए वैस्कुलर प्लेन के अंदर होती है। मतलब मिड लाइन इंसिजन देने का फ़ायदा ये होता है कि जो है ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे वेजल्स नहीं होती। मिड लाइन वाले में जो हमने इंसिजन दिया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, ये वहाँ पे ए वैस्कुलर एरिया होता है। इस वजह से अगर हम यहाँ इंसिजन देते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, क्विकर हीलिंग होती है और लेस पेन के साथ पेशेंट जो है उसको लेस पेन होती है, क्योंकि ये ए वैस्कुलर प्लेन है। यहाँ पे ना तो नर्व्स मिलती है ना ब्लड वेसल्स, तो ब्लीडिंग भी कम होगी, पेन भी कम होगी और हील भी जल्दी करेगा एरिया। लेकिन ये जो मीडियोलैटरल है ये 60 डिग्रीज़ एंगल टू द मिड लाइन हम देते होते हैं। और ये वाला इंसिजन जो होता है ये वाला यहाँ पे वास्कुलर प्लेन होता है। मींस कि अगर हम मीडियोलेटरल देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और पेशेंट को पेन होगी। इस वजह से हम एनेस्थीसिया लेते हैं लोकली, तो फिर हम जो है इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गया कि एडवांटेज क्या है मिड लाइन का और डिसएडवांटेज क्या है मीडियोलैटरल का। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर हम मीडियोलैटरल क्यों परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर हम मीडियोलैटरल परफॉर्म करते हैं। अब मीडियोलैटरल जो है वो क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो मीडियल है बिल्कुल सीधा वाला मिड लाइन वाला, उसमें ये मसला होता है कि पीछे होता है एनल स्फिंक्टर। तो ये जो है अगर ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाए कि ये टेयर हो जाए तो पीछे है एनल स्फिंक्टर, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से एनल स्फिंक्टर जो है वो भी इंजर होगा। इस वजह से एनल स्फिंक्टर को बचाने के लिए हम फिर मीडियोलैटरल इंसिजन देते हैं। ये हमारा हो गया कि हाउ वी परफॉर्म एंड मतलब कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम एपिजियोटमी दे सकते हैं और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, किसको हम प्रेफर करते हैं एंड वाई। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है मिड लाइन एंड मीडियोलैटरल। इन द मैनेजमेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी हमने डिस्कस किया था दैट वी गिव द एपिजियोटमी टू द प्राइमरी कैवियर्स मोस्टली, मतलब मल्टीज़ को भी दे सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टीयरिंग को अवॉइड करने के लिए हम इसको देते हैं। ओके, और इसके अलावा ये भी है कि बेबी बाहर नहीं आ रहा ड्यू टू फिजिकल डिस्ट्रेस या प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज, मैटरनल एग्जॉस्शन, प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, फिर हम जो है इसको परफॉर्म करते हैं।
अब हम बात करते हैं एज अ होल इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो पेरिनियल ट्रॉमा की होंगी या एपिज़ियोटमी की होंगी वो ये होगा कि पेशेंट को सबसे पहले हायर ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी। एक तो वो डिलीवरी की अपनी ब्लीडिंग है और दूसरा जो है वो एपिज़ियोटमी करने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। देन कट इन्फेक्शन, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। देन यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये बहुत मसला होता है बाद में पेशेंट्स को। इसके अलावा डिस्पेरूनिया होगा। सो ये सब हैं पेन, इन्फेक्शन, हेमरेज, डिस्पेरूनिया, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ फ्लेटस और फीसिस। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये भी आपको आनी चाहिए ऑफ द एपिज़ियोटमी। अब इसके यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ। तो इसके यूक्यूज़ देख लें कि रिगार्डिंग एपिज़ियोटमी इन्यूमरेट द इंडिकेशंस ऑफ एपिज़ियोटमी क्या होंगी। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम क्यों देते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया अगर हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस में हो, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, शॉर्ट पेल्विस हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, प्रीवियस पेल्विक फ्लोर सर्जरी, मैटरनल एग्जॉस्शन, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होना शुरू हो जाए। तो ये सारी इंडिकेशंस होती हैं एपिज़ियोटमी की। देन इज़ अ टाइमिंग हमने बात की कि इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर टू क्विकली इनलार्ज द ओपनिंग फॉर द बेबी टू पास थ्रू। देन इसकी टाइप्स हमने डिस्कस की, मिड लाइन होती है और मीडियोलैटरल होती है। मिड लाइन इज़ एक्चुअली अ कट फ्रॉम द विजाइना डायरेक्टली टूवर्ड्स द एनस एंड मीडियोलैटरल इज़ अ कट फ्रॉम द विजाइना एट एन 60 degrees एंगल टू वन साइड ऑफ द एनस। देन स्टेप्स ऑफ सूचरिंग में स्टेप 1 लिख लें कि सूचरिंग द विजाइनल वॉल। सबसे पहले हम विजाइनल वॉल को सूचर करते हैं। आइडेंटिफाई द एपेक्स ऑफ द विजाइनल ट्रॉमा, कि हम जो काटते हैं ना उसको सारी वो जो लेयर्स होती हैं उसको काटते हैं ना, उसकी एपेक्स जो होती है ना वहाँ पे हमने उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे सूचर लगाना होता है। देन स्टेप 2 क्या होता है, सूचरिंग द पेरिनियल मसल लेयर। अभी मैं इसकी लेयर्स भी आपको बता देती हूँ जो कि ऑस्पी में आती होती हैं कि व्हाट आर द लेयर्स विच आर कट ड्यूरिंग एपिज़ियोटमी। तो विजाइनल वॉल को सूचर किया, उसके बाद स्टेप 2 में विजाइनल जो है पेरिनियल मसल लेयर उसको सूचर किया। वहाँ पे हम कैसे करेंगे, इंसर्ट द नीडल एट द लेवल ऑफ जो है हाइमेनल रिंग जो है वहाँ पर टू इमर्ज डीप इन द सेंटर ऑफ द मसल लेयर। और थर्ड जो होती है सूचरिंग द स्किन लेयर। तो ये 3 सूचरिंग लेयर्स होती हैं, मैं दिखा भी देती हूँ। सो ये आपने स्ट्रक्चर्स लिखने होते हैं विच आर कट ड्यूरिंग द एपिज़ियोटमी। सबसे पहले स्किन है, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू कटा जाता है, देन सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स कटे जाते हैं, फिर जो है बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल होता है, पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई होता है। इसमें से जो आपने याद रखने हैं वो मेनली ये है कि ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स एंड बल्बोस्पॉन्जियोसिस। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखें जैसे ट्रांसवर्स है उसके बाद बल्ब पड़ा हुआ है। देन फेशिया कवरिंग दोज मसल्स वो आ जाएगा। देन ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेज ऑफ पीडेंटल नर्व्स एंड वेजल्स होती हैं इसमें। जैसे कि हमने बात की जो हमारा मोस्टली मीडियोलैटरल होता है वहाँ पर दैट इज़ द वास्कुलर एरिया, दैट इज़ नॉट द ए वास्कुलर एरिया। फिर आता है पोस्टीरियर विजाइनल वॉल। तो जब उनमें सूचरिंग करनी होती है तो सबसे पहले हम पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को सूचर करते हैं जो कि सबसे डीपली कटी जाती है। फिर उसके बाद हम जो पेरिनियल मसल्स होते हैं उनकी लेयर को सूचर करते हैं एंड लास्टली वी सूचर द स्किन लेयर्स। दीज आर द स्टेप्स ऑफ सूचरिंग। नेक्स्ट आ जाता है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। इट इज़ इन द चैप्टर नंबर 12 जो पेन रिलीफ इन लेबर है वहाँ पर। उसमें हमने पेन रिलीफ इन लेबर की बात की थी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं और फार्माकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हमने डिस्कस किया था कि रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, वार्म वाटर होता है, टेंस प्रोसीजर होता है और होम्योपैथी होती है, एक्यूपंक्चर होता है, हिप्नोसिस होती है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स थे, उनको जस्ट आपने इन्यूमरेट करना होता है। देन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में हमने ओपिएट्स की बात की थी, पैथेडीन की, और इन्हेलेशनल एनाल्जेसिया की बात की थी कि उसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। Next is the epidural analgesia. Epidural analgesia is the most reliable means of providing the effective analgesia in the labor. और जो है ये मोस्टली आपको पता है कि ये जो है परफॉर्म किया जाता है, और अगर आपने सी सेक्शन देखा है तो उससे पहले जो है इसको दिया जाता है। तो आप इसकी मदर की जो है वो सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, उसको बेनिफिट्स और रिस्क का बताएंगे, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो ज़्यादातर हम वुमेन को ही कंसिडर करते हैं कि वो लें कि उसने एपिड्यूरल लेना है या नहीं लेना।
और उसको फिर हमने सारी उसकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स और उसके सारे जो है फ़ायदे वो सारे हमने बता देने होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसको हम एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। सो ये टेबल जो है वो आप देख लें, आपकी बुक का ही है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हम कब देते होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर या ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन, फिर हम देते हैं। देन मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है इसकी वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होती है, तो इसको हम देते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में। मदर को अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं लाइक प्री क्लैम्सिया है, फिर हम देते हैं। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हो, ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा पेशेंट पेन होगी तो हम वो देते हैं। दैन सिलेक्टेड मैटरनल मेडिकल कंडीशंस लाइक मदर जो है वो इतनी वो इस कदर मतलब उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई ऐसी डिजीज़ है जैसे वो लेबर को बर्दाश्त नहीं कर सकती ना उसकी पेन को, तो इस वजह से फिर हम देते हैं। दैन हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन, तो फिर हम जो है इसको देते हैं कि हमें लग रहा है कि हम ऑपरेशन जो है उसकी तरफ जाएंगे या कोई ऑपरेटिव डिलीवरी हमने करनी पड़ेगी, तो फिर जो है हम इसको परफॉर्म करते हैं एपिड्यूरल एनाल्जेसिया को। सो प्रोलॉन्ग लेबर, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मदर मैटरनल कंडीशंस, मैटरनल मेडिकल कंडीशंस एंड द हाई रिस्क ऑफ ऑपरेटिव इंटरवेंशन, देन वील परफॉर्म दिस। ठीक है। देन इज़ व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब हम नहीं देते? सो दिस इज़ ऑल्सो योर यूक्यू के कोगुलेशन डिसऑर्डर्स अगर हों जिसमें लो प्लेटलेट काउंट हो तो उसमें हम नहीं देंगे। देन क्योंकि ऑब्वियसली इससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी ना अगर हो जाती है। और देन इज़ द पेशेंट हार्ट फेलियर की है, हार्ट ब्लॉक की है, और लोकल और सिस्टमिक सेप्सिस, और इसके अलावा लोकल और सिस्टमिक सेप्सिस हो, अगर हाइपोवोलीमिया हो, जैसे ऊपर हमने बात की हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में देते हैं और हाइपोवोलीमिया में नहीं देंगे। देन इनसफिशिएंट नंबर्स ऑफ ट्रेंड स्टाफ, अगर आपके पास एनेस्थेटिक अच्छा नहीं है, मिडवाइफरी नहीं है, तो आप उसको नहीं दोगे। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर दिस। ये भी आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वेयर हेमरेज है, कोगुलेशन डिफेक्ट्स, प्रीवियस लेमिनेक्टमी और अनकोऑपरेटिव है patient, local inflammation at the site and patient refusal. Then advantages: well defined area of the anesthesia, longer duration, more severe disturbances of the spinal anesthesia minimized, and GI complaints minimized, catheterization minimized, less respiratory side effects. सो दीज आर द पोजीशंस। एक ये होती है पोजीशन, सिटिंग पोजीशन होती है, और डिक्यूबिटस पोजीशन मुझे नहीं मिली, उसमें लेटरली लिटा के ना फिर लगाते हैं। ये एपिड्यूरल स्पेस है, इसके अंदर हम लगाते हैं। हाँ, ये होती है लेटरल क्यूबिटस। दिस वन, दो पोजीशंस होती हैं, लेटरल क्यूबिटस पोजीशन होती है और सिटिंग पोजीशन होती है, तो फिर इसको लगाते हैं। ठीक है। ये वाली जगह होती है L2 और L3 के दरमियान में लगा सकते हैं, L3 या L4 के दरमियान में, L4 या L5 के दरमियान में। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर हम इसको लगा रहे हैं, ये वाली बहुत अच्छी मुझे मिली थी इसकी कि सबसे पहले अबाउट क्या है कि सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक होता है, ऑनसेट स्लोअर देन स्पाइनल होता है। देन ब्लॉक हाइट जो होती है डिपेंड्स ऑन द इंजेक्शन साइट, LMS एंड वॉल्यूम, और डिक्रीज़ द पल्मोनरी एंड कार्डिक मोर्बिडिटी। इंडिकेशंस देख लें कि लोअर एक्सट्रीमिटी, जेनिटो यूरिनरी, वेस्कुलर, गायनोकोलॉजिकल, कोलोरेक्टल, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज एंड सी सेक्शन में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एब्सोल्यूट क्या है कि पेशेंट रिफ्यूज़ कर है, सेप्सिस, एलर्जी। रिलेटिव क्या है कि माइलोपैथी, न्यूरोपैथी, स्पाइनल स्टेनोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइना बाइफिडा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। रिलेटिव क्या है? कार्डिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट। एंड रिलेटिव जो है हेमाटोलॉजिकल क्या है कि कोगुलेशन डिफेक्ट्स हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ द नर्व ट्रांसमिशन विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व रूट्स एंड डॉर्सल रूट गैंग्लिया। स्पीड ऑफ द न्यूरल ब्लॉकेज डिपेंड्स ऑन द साइज, सरफेस एरिया एंड डिग्री ऑफ माइलिनेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। और ब्लॉक जो है उसका ऑनसेट होता है और फिर उसका रिवर्सल, इसको छोड़ दें। टेक्निक देख लें, 4 P's होते हैं, इसके प्रेपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेते हैं, ये आपके
काम की चीज़ है कि प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे पेशेंट से, देन उसको आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, रिससिटेट करेंगे, इक्विपमेंट्स रेडी रखेंगे, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे। देन पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटिंग होती है या लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन होती है। प्रोजेक्शन क्या है, मीडियन, पैरामीडियन, टेलर, मॉडिफाइड, पैरामीडियन एंड कॉर्डल अप्रोच। देन जो है वी हैव द पंक्चर एडवांस, इसको छोड़ दें कि कौन सा नीडल होता है, विच dilate through the supraspinous ligament into the intraspinous ligament, remove dilate, attach a lower string with air or saline with or without air bubble, or use hanging drop technique to detect the epidural space, insert epidural catheter into the epidural space। just आपने ये याद रखना है कि हम इसको epidural space में लेके जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसी तरह इन्फॉर्म कंसेंट लेने के बाद वुमेन की जो बैक होगी उसको साफ़ करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक जो है उसको स्किन पे अप्लाई करेंगे। पेशेंट की पोजीशन हमने बता दी। उसके बाद फ्लेक्शन एट द अपर स्पाइन एंड एट द हिप्स हेल्प टू ओपन अप द स्पेसेस बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़ ऑफ द लंबर स्पाइन। एसेप्टिक टेक्निक हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे लगाते हैं मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्पेस हम यूज़ करते हैं। देन एपिड्यूरल स्पेस में जो है वो हम ले जाते हैं और उसको जो है फिर हम कैथेटर को एस्पायर करके देखते हैं कि उसकी पोजीशन ठीक है। अगर उसका ब्लड या सीएसएफ नहीं आ रहा तो फिर हम जो है उसको कंफर्म करते हैं कैथेटर की पोजीशन को कि हाँ हमारी पोजीशन सही चले गई है। पहले टेस्ट डोज हम स्मॉल वॉल्यूम का लगाते हैं ऑफ डाइल्यूट लोकल एनेस्थेटिक, और देन जो है हम उसको जो है वो अप्लाई कर देते हैं। इसमें जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ द लो कंसनट्रेशन लोकल एनेस्थेटिक, फॉर एग्जांपल ब्यूपिफिकेन, और उसको हम ओपियोइड के साथ फॉर एग्जांपल फेंटेनाइल के साथ मिक्स करके लगाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड एंड रिड्यूसेस द मोटर ब्लॉकेड एंड पेरिफेरल ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द एपिड्यूरल, फॉर एग्जांपल हाइपोटेंशन। तो इसको मिक्स करके लगाते हैं। जब हम लोडिंग डोज लगा देते हैं, आफ्टर द लोडिंग डोज इज़ गिवन मदर शुड बी केप्ट इन द राइट और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हमें हर 5 या 15 मिनट के बाद चेक करना पड़ेगा। आफ्टर फॉल इन ब्लड प्रेशर में रिजल्ट फ्रॉम द वेजोडाइलेशन कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ द सिंपैथेटिक टोन टू द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। हाइपोटेंशन जो इट इज़ शॉर्ट लिव्ड बट मे कॉज फीटल ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू रीडायरेक्शन ऑफ मैटरनल ब्लड अवे फ्रॉम यूट्रस। इट शुड बी ट्रीटेड विद, फिर अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाती है तो वी विल ट्रीट इट विद आईवी फ्लूइड्स। फिर अगर हमें वेजोकंस्ट्रक्टर्स एफिड्रीन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दे देंगे, लेकिन पेशेंट को सुपाइन नहीं लटाएंगे। एज द aortocaval compression can reduce the maternal cardiac output and compromise the placental perfusion. Hourly assessment of the level of sensory block using a cold spray is critical in the detection of block that is creeping too high and risking respiratory compromise. तो ये सब कुछ हो गया, और यही मेन चीज़ थी इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लेते हैं कि इट कैन रिज़ल्ट, अगर हम एपिड्यूरल स्पेस को सर्च कर रहे हैं तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि ड्यूरल पंक्चर कर दें, एक्सीडेंटल ड्यूरल पंक्चर हो सकता है। देन स्पाइनल हेडेक हो सकता है ड्यू टू लीकेज ऑफ सीएसएफ। देन बैक एक हो सकती है। देन इसके अलावा ब्लैडर डिसफंक्शन हो सकता है अगर उसकी नर्व्स डैमेज हो गई हैं। और देन हाइपोटेंशन हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमन आपको एमसीक्यू में भी आता है कि मोस्ट कॉमन जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो दैट इज़ हाइपोटेंशन। उसका मैंने आपको मैनेजमेंट भी बता दिया। देन एक्सीडेंटल टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, मतलब उसकी डोजेस अगर हम एडजस्ट करके नहीं दे रहे तो इट कैन कोज सीवियर हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड अनकॉन्शियसनेस। और देन इज स्पाइनल हीमाटोमा बन सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। सो ये हो गया हमारा। सो इनलिस्ट द ट्रू कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर द एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। अभी हमने बात की कि जो फॉर एग्जांपल कोगुलेशन डिसऑर्डर्स के लोग होंगे या सेप्सिस के लोग होंगे, हाइपोवोलेमिया के होंगे, उनको हम नहीं देंगे। और अगर हमारे पास इनसफिशिएंट ट्रेन स्टॉफ है तो फिर भी हम नहीं देंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं एब्सोल्यूट में एक ये भी थी कि मदर जो है वो resist कर रही है कि I don't want to take this. Then is the primary gravida is your book patient during her antenatal visit at 36 weeks. She want to know about the pain relief measures available to her during labor. तो आप इस पूरा लिखोगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं और फार्माकोलॉजिकल हैं। फार्माकोलॉजिकल में you will write the headings
ओनली के जो है इसमें आपके पास ओपियोइड्स आ जाते हैं, इन्हेलेशनल एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, और इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। जो स्पाइनल एनाल्जेसिया होता है ना, वो एक्चुअली हम देते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जाके, जहाँ पे CSF होता है वहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर जो है स्पाइनल नीडल इज़ विदड्रॉन, or this can be used in C-section and in the instrumental deliveries, in the manual removal of the retained placenta and repair of the difficult perineal and the vaginal tears, उसमें हम जो है ये देते हैं, but it is not routinely used in labor। ज़्यादातर हम जो है वो एपिड्यूरली देते हैं। combined जो है वो भी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, and this technique has the advantage of producing a rapid onset of pain relief and provision of prolonged analgesia. Because the initiating spinal dose is relatively low, this is a viable option for the pain। मतलब इसको combined way में भी दे सकते हैं, स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल। ये आपको बुक से देख के मैंने बता दिया। देन व्हाट आर द रिस्क कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। अभी हमने बात की, स्पाइनल हेडेक हो सकता है, और ड्यूरल रप्चर पंक्चर हो सकता है, ब्लड डिसफंक्शन हो सकता है, बैकिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, एक्सीडेंटल टोटल स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर डोज एडजस्ट नहीं की तो हो सकता है, स्पाइनल हीमाटोमा बन सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। देन व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। देन 26 years old lady, primary gravidae, 36 weeks gestation, anxious about a delivery, she is advised elective C-section but is undecided about epidural or general। तो आप जो है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताओगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। एपिड्यूरल के सारे फ़ायदे बता देते हैं, उसके ऑपोजिट आपने उसके नुकसान लिख देने जनरल के, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का चांस ज़्यादा हो जाएगा, और ये सब कुछ। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस का। टाइप्स ऑफ रीजनल एस्थेटिक्स जो ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज़ एपिड्यूरल, स्पाइनल एंड प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक। 3 टाइप्स होती है इसकी। ये यहाँ से देख लें एडवांटेजेस इसके कि क्या होते हैं एपिड्यूरल के, कि इसमें हेडेक नहीं होता, मेनिंजाइटिस का रिस्क नहीं होता, सेफ़ इन प्रोलॉन्ग लेबर होता है, सेफ़ इन मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, सेफ़ इन मल्टीपल जेस्टेशन एंड नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो सारे जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं ना, वो इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। और ये बता दें लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ जो है वो ना हो, तो उसकी वजह से क्या क्या मसले हो सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के एडवांटेजेस क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरीज पॉसिबल, पेशेंट इज़ फ्री ऑफ टेंशन, पोजीशन कैन बी चेंज्ड, मेजर सर्जरीज ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स कैन बी डन। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वही उसके ऑपोजिट के, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपरवेंटिलेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमआई, डायफोरेसिस, ट्यूब रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ड्रग रिलेटेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और इसके अलावा जो आपका है एपिज़ियोटमी, उसमें जो सूचर मटेरियल यूज़ होता है ना, वो एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स होते हैं, या सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स होते हैं। ऑस्पी का मैंने एक देखा था, उसमें उन्होंने सूचर टाइप्स पूछी हुई थी, आप 2 याद कर लें, कोई भी, कैटगट याद कर लें और बेक्राइल याद कर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 2 टॉपिक्स।